आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और यह आज सेट नंबर 19वां होगा। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप जा करके इसी चैनल पर इसके प्ले लिस्ट में 1 से 18 तक देख सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का उसके लिए चैप्टर वाइज वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए अब एग्जाम का जो संभावित मंथ है वो बता दिया गया है कि इसका जो है एग्जाम मार्च में होने की संभावना है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और थोड़ा रफ्तार दीजिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। तो इस चैनल पर लगातार जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस जिसमें सब शामिल हो और उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स को भी तैयार किया जा रहा है। तो आप इस चैनल पर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को एक के मंजिल तक पहुंचाइए और अपना एक सीट जो है कंफर्म कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि इससे बार जो है फॉर्म की संख्या लगभग 24 लाख है और इसमें एक अनुमान लग करके आ रहा है कि 200 से अधिक के व्यक्तियों में एक व्यक्ति का यानी एक स्टूडेंट का चयन जो है होने वाला है। 200 पर एक स्टूडेंट का चयन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 199 को पीछे छोड़ करके आपको एक सीट इसमें से लेना है। तो कितना टफ इसमें एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, लगातार इसमें तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और इसमें आप जुड़े रहिए। तो इस चैनल पर लगातार जो है जब तक एग्जाम हो ना जाए बिहार एसएससी का, तब तक यह चैनल जो है आपके लिए लगातार मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, करंट अफेयर्स सब लाता रहेगा। तो बस आप केवल इस चैनल से जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 19वां और क्वेश्चन नंबर इसका पहला क्या है। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया है। तो रेसिडेक्स की शुरुआत किसने किया है? इसकी शुरुआत जो है एनएचबी ने किया है। किसने किया है? एनएचबी ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है 4 यानी एनएचबी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो किस फसल की खेती मना किया गया है? तो खेसरी, कौन सा? लेथेराइस यानी खेसरी की खेती जो है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बंद किया गया है। तो ये लेथेराइस यानी खेसरी क्या है? आप इसको जानते हो कि यह एक दाल है जिसमें टॉक्सिन पाया था, जिसके कारण क्या किया, इसकी खेती को बैन किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसकी खेती जो है होती है और 1961 से इसको बंद किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकांशतः पाए जाते हैं कहाँ? उत्तरी ध्रुव में। कहाँ? उत्तरी ध्रुव में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 4 यानी उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 4 है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात हैं। कौन है? बाबा आमटे। तो ये समाज सेवी थे बाबा आमटे, जिनके द्वारा आनंद वन का शिलान्यास जो है या फिर इसका नींव जो है रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकतम ऊंचाई वाला सैनिक विमान पतन है। तो अधिकतम ऊंचाई वाला सैनिक विमान पतन कौन सा है? कहाँ है? तो ये कहाँ है? चीन में है। कहाँ है ये? चीन में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, चीन में। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है। 7 में आइए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो आप इसमें इस सेट को पढ़ने के बाद एक तैयारी और कर सकते हैं कि इस सेट में जो प्रश्न आपको दिखता है तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें देखने के बाद कि किस टॉपिक से प्रश्न लिया गया है और उस टॉपिक को जाकर के आप
और अधिक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं किसी बुक से जिससे आप तैयारी कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि स्टेडियम के बारे में, तो स्टेडियम के बारे में और जानकारी आप किसी दूसरे बुक से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सारे जानकारी को एक साथ बताया जाए तो यह वीडियो जो है बहुत लंबा होगा, जो आपके लिए भी क्या होगा, उचित नहीं है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? तो किसके काल में लागू किया गया? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। किसके समय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। कब लागू किया गया? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 9 है पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू किया गया? तो कहां लागू किया गया? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। कहां लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। और कब लागू किया गया था? 1959 में। कब? 1959 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो कहां हुआ था? तो ये सम्मेलन जो है स्टॉकहोम में हुआ था। कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहां हुआ? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम है कहां? तो ये स्वीडन की राजधानी है। कहां? ये स्वीडन की राजधानी है। 11 है स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है, तो स्वर्ण मुक्ता जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा होता है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो ऑप्शन नंबर 3 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 12 में ये द्विपक्षीय एकाधिकारिक किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकारिक जो है ये एक विक्रेता और एक क्रेता की बाजार स्थिति को दर्शाता है। कौन? द्विपक्षीय एकाधिकार समिति। द्विपक्षीय एकाधिकार एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। तो द्विपक्षीय एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें श्रम की मांग करने वाली एक फर्म होती है तथा श्रम की पूर्ति केवल एक श्रम संघ के द्वारा किया जाता है। यह क्या कहलाता है? द्विपक्षीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो किसका यह मानना था? तो यह मानना था किसका? जे बी सेम का। कि जे बी से का। किसका? जे बी से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जे बी से। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन, जो 1945 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 15 है राज का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज का एक अनिवार्य तत्व है प्रभुसत्ता भी, शासन भी, राज क्षेत्र भी, यानी सभी है। क्या है? सभी है। राज का अनिवार्य तत्व सब है। 16 में आइए 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया? तो कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया? तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार बनाया गया है, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, संपत्ति का अधिकार। 17 है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो किस संशोधन द्वारा? 44वां। अभी तुरंत पूछा था, तो 44वां के तहत क्या हो गया कि संविधान संशोधन कर करके और संपत्ति को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? 44वां संशोधन के तहत। अब इसको विधिक अधिकार में शामिल किया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिख रहा था, तो इसको संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार से हटा करके और विधिक अधिकार में रख दिया गया। कब? 44वें संशोधन के तहत। और 44वां संशोधन हुआ है कब? तो ये हुआ है 1978 में। कब हुआ है? 1978 में 44वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18 है किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो किसका कहना है? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। किनका? महात्मा गांधी का, कि सत्य क्या है? परम सत्य है और वही ईश्वर है। 19वां ये निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन के साथ कौन जनजाति जुड़ा हुआ है? तो उराओन जनजाति। कौन सा जनजाति? उराओन। किसके साथ? ताना भगत आंदोलन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 1 यानी उराओन। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो सरदार भगत सिंह ने। किसने? सरदार भगत सिंह ने किया था। और कब किया था? तो 1926 में किया था। कब किया था? 1926। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, ऑप्शन नंबर सही है इसमें सरदार भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 3 में। और कब के लिए आप समझ गए कितना? 1926। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो किसके द्वारा आरंभ किया गया? ड्यूक ऑफ किन्नौट द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ किन्नौट
तो ऑप्शन नंबर 21 का सही है ड्यूक ऑफ कैनॉट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, बुध धम और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुध धम और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बुद्ध धम और संघ। 23 में है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र यानी बेटी का बेटा कौन है? समुद्रगुप्त है। 24 है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? पंचमढ़ी को। किसको? पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। और यह है कहां? तो यह मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश। 25 में ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो राजमार्ग NH2 नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के साथ जोड़ता है। 26वां ये वह कौन सा देश है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो किस देश में किया था? इजराइल में। कहा? इजराइल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इजराइल। तो वहां ड्रिप सिंचाई का जो कार्य है बहुत ही कुशलता के साथ किया जाता है। आपको पता होगा कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में या फिर कहीं कम जल वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। 27 निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है? तो कौन है? तो भराल। भराल का एक संकटापन जाति है। संकटापन इसलिए कह रहा है क्योंकि इसकी जातियां जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। 28 निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो सामाजिक रूप से प्रेरित कौन है? गृहदाह। कौन सा है? गृहदाह। ये समाज की प्रेरणा से ही चलता था, गृहदाह। 29 है रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? तो ये सब होते हैं कहाँ? आयन मंडल में। कहाँ होते हैं ये सब? आयन मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 3 यानी आयन मंडल। 30 में ये निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन है? थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सार्क के सदस्यों की संख्या जो है, इसमें सार्क के सदस्यों की संख्या 8 है। इसमें कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये क्या है? सार्क के सदस्य हैं। तो थाईलैंड इसमें शामिल नहीं है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में। कब से चल रहा है? 1985 से। तो सार्क का पूरा अर्थ क्या हो गया? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब 31 में आइए, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। देखिए एक तरफ क्या है? ताम्रपाषाण युगीन स्थल है, एक तरफ है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां। आप देखिए इसमें कौन सही है? तो पहला है आहाड़, स्थल है आहाड़। इसमें नदी किसके साथ मिलान होगा इसका? तो इसका होगा वनास के साथ। किसके साथ? वनास। यानी ए को ले जाइए 4 में, वनास। अब बी में है कायथा। तो कायथा किसके साथ? काली सिंध। तो काली सिंध है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका हो गया कायथा का काली सिंध यानी 3। और एक और है स्वालदा। क्या नाम है? स्थल का स्वालदा। तो ये ताप्ती यानी ऑप्शन नंबर 1। एक बच गया मालवा, इसका हो गया 2। तो 4 3 1 2 देखिए कहाँ है? तो 4 3 1 2 है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आहाड़ का बनास, कायथा का काली सिंध, स्वालदा का ताप्ती और मालवा का नर्मदा। तो ये क्या है? ये सब स्थल हैं और ये सब नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 2 यानी 4 3 2 1। तो आप इस वीडियो को रोक करके यहां पर समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब 32वां, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेरिस। 33 है प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था।
अब क्वेश्चन नंबर 35 में, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है, किस उपन्यास में शामिल है? तो ये किस में शामिल है? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। अब इसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 35 में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कौन है? मोर। 36 से भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का चावल भंडार जो है कहा जाता है किसको? आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। भारत का चावल भंडार यानी चावल का कटोरा किसको? आंध्र प्रदेश। 37 है, सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? तो सदाकत आश्रम जो है पटना में है। कहाँ है? पटना में। सदाकत आश्रम पटना। ये कांग्रेस का क्या रहा है? ये कार्यालय भी रहा है सदाकत आश्रम। कौन से बौद्ध स्थल में पत्थरों से तरासे शिल्प नहीं है? तो किस में नहीं है? पत्थरों से तरासे गए शिल्प किस बौद्ध स्थल में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन कोंडा में। कहाँ? नागार्जुन कोंडा में जो पत्थर है उसे तरासे गए शिल्प नहीं है। और बाकी अजंता, कार्ले, नासिक सब में है। 39 से भारत के संसद में होते हैं। तो भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति तीनों होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति किसमें होते हैं? भारत के संसद में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 3। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 41 है, फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया? जिसका स्थापना जो है किया गया कब? 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आइए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है? तो ये जुड़ा हुआ है किससे? कानून के समक्ष समानता से। किससे? कानून के समक्ष समानता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 14। 43 है, निम्न में कौन सी एक याचिका नहीं है? तो निम्न में कौन सी एक याचिका नहीं है? तो फटकार क्या है? एक याचिका नहीं है। कौन सा? फटकार एक कोई किसी प्रकार की याचिका नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? तो किया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने 638 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की सेना को पराजित किया। यह हर उसके राज के दक्षिणी सीमा के रूप में नर्मदा नदी के हर्ष द्वारा स्वीकारने के साथ दो राजाओं के बीच एक संघर्ष विराम लेकर आया था। तो ये जो है हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने किया। और ये चालुक्य वंश का राजा था, कब किया? 638 ईस्वी में किया। कब किया? 638 ईस्वी में। और कहाँ किया? तो नर्मदा नदी के तट पर किया। पूरा इसमें विस्तार से आप समझ सकते हैं। 45 से बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया है, तो किसने किया है? तो अब ये ऑप्शन नंबर इसका मिथिला क्षेत्र का है। तो कौन है ये? इसका सही उत्तर होगा क्या इसमें? मंडल मिश्र ने। किसने? मंडल मिश्र ने। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 4 यानी मंडल मिश्र, जिसने मिथिला क्षेत्र के निवासित हैं ये। और मीमांसा और वेदांत के प्रति इनका ज्ञान जो है बहुत विस्तार था। 46 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ है? तो कितना करोड़ है? लगभग 121 करोड़। कितना करोड़? लगभग 121 करोड़। 1,21,00,000 लगभग समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, हीरा कुंड का संबंध किससे है? हीरा कुंड, तो इसका संबंध किससे है? तो महानदी से है। किससे? महानदी। तो हीरा कुंड क्या है? बांध है ये। और कहाँ है ये? महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 3 यानी महानदी। 48 है, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री। कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल जो है 1968 से लेकर के 1968 तक ही रहा था, यानी 1968 से 1968 तक ही रहे हैं। लेकिन अगर महीने में बात किया जाए तो 22 मार्च से लेकर के और रहे हैं कितना? 29 जून तक। 22 मार्च से 29 जून, लेकिन 1968 में ही रहे हैं, यानी बहुत कम समय के लिए रहे हैं ये।
49 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो किस राज्य में किया गया? बिहार में। अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्राप्त किया गया है कहां? बिहार में। निम्न में किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया, मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। और कब चुना गया था? 1977 में। 1977 में। अभी 51 आइए देखिए, यहां से विज्ञान और गणित का प्रश्न शुरू है, तो हम लोग विज्ञान वाले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ 51 है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? तो चुंबकीय तरंगे जो है अवरक्त तरंगे होती है। कैसी तरंगे? अवरक्त तरंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अवरक्त। 52 है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेथिल एल्कोहल का और जल का। किसका? मेथिल एल्कोहल और जल का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? प्रतिहिम के रूप में। 53 में आइए, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? देखिए ऑप्शन के अनुसार, तो उपयोग होता है किसका? पास्कल नियम का। किसका? पास्कल नियम का। किसमें? हाइड्रोलिक प्रेस में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पास्कल नियम। 54 है, बीमा MLT और इसका पावर है -3 किसका अनुरूप है? मतलब किसका है ये? तो ये किसका है? बल का है। किसका? बल का। 55 है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो क्या घटित होने पर? तो मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर सहज परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 56 वाइए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो गैर चुंबकीय पदार्थ कौन है? तांबा। ये क्या है? गैर चुंबकीय पदार्थ है, जबकि लोहा, कोबाल्ट, निकेल सब चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबक से आकर्षित होता है, लेकिन लोहा आकर्षित, तांबा आकर्षित नहीं होता है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल तो होता ही है। 57 है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो झुकने का कारण क्या है? गति का जड़त्व है। कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व, जिसके कारण लोग जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, K4 × Ni × Cn का होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा जानकारी लेना होगा। तो इसमें जो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है ये इसमें 0 होगा। कितना होगा इसका? 0 होगा। तो इसमें आप बताए हैं कि जब इसका पूरा सेट खत्म हो जाएगा तो इसमें जितना जो है न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न पूछ रहा है, सारे प्रश्नों को हम 1-2 वीडियो में करके लाएंगे, और तब तक आप इसको केवल समझिए, या फिर आपको समझ में आता है तो इसको बना सकते, नहीं तो आप इसमें बैठ कीजिए, क्योंकि बीच में न्यूमेरिकल का पूरा विस्तार करना सही नहीं है। आपका सारा समय जो उसी में चला जाएगा, और अलग से हम लोग जो इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल पूछ रहा है उसको हम लोग समझ लेंगे, सारे टॉपिक को तो नहीं, लेकिन फिर भी जिस टॉपिक से प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कुछ केमिस्ट्री से और कुछ फिजिक्स से है, इसी दोनों में प्रश्न देखा गया है, कोई चाल दूरी से या फिर इसमें ऑक्सीकरण से और फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो सारे टॉपिक को हम शामिल करेंगे, लेकिन पूरा सेट खत्म होने के बाद। और आज के लिए सेट 19 हो गया है, बस इसमें 4-5 सेट और बच रहा है। अब 60 में आइए, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा और गामा किरण का। किसका? अल्फा बीटा और गामा किरण का रेडियोधर्मी तत्व जो है उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 4। 61 है, कह रहा है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो क्रूड ऑयल को मधुर कहने का कारण है कि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। इसमें क्या होता है? सल्फर का अंश कम है, जिसके कारण क्या होता है? ये मधुर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। देखिए 62 का क्या है, कह रहा है कि जैविक अपशिष्टों से पौधे के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो पलवारना का। किसका? मल्चिंग। इसको क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं क्या? पलवारना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पलवारना यानी मल्चिंग का। तो जैविक अपशिष्टों से पौधे के आसपास की मिट्टी को ढकने की क्रिया पलवारना यानी मल्चिंग कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अच्छा, इसमें एक से अधिक पूछ रहा है। देखिए पलवारना तो एक हो गया इसका, लेकिन इसमें देखिए और कौन सा हो सकता है? तो बस एक ही इसमें सही है, पलवारना ही। देखिए इसमें 1-2 करके भी दे रहा था, लेकिन बस एक ही सही है इसमें, पलवारना। तो जैविक अपशिष्टों को पौधे के आसपास फैला करके मिट्टी को ढकना क्या कहलाता है? मल्चिंग यानी पलवारना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया, पलवारना वाला।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 में, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो नियंत्रित किससे होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से ये नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 2। 64 में आइए, मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है किसका मिश्रण है? ये मिश्रण किसका है? तो मिथाइल अल्कोहल का और इथाइल अल्कोहल का। किसका? मिथाइल अल्कोहल का और इथाइल अल्कोहल का। मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। इसमें इथाइल अल्कोहल की संख्या 95% और मिथाइल अल्कोहल की संख्या 5%। मिलाकर के क्या बनाता है? मिथाइलेटेड स्पिरिट का निर्माण होता है। और ये जो है मिथाइल अल्कोहल जो है जहरीला होता है और सस्ते पीने योग्य अल्कोहल के रूप में मिथाइलेटेड स्पिरिट का प्रयोग होने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? मिथाइल अल्कोहल का। 65 है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है उसी प्रकार से पौधों में इस कौन सा अणु होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। उसके जैसा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी लौह युक्त पदार्थ कैसे होता है? हीमोग्लोबिन होता है पशुओं में, उसी प्रकार से इसके लिए होता है क्लोरोफिल। किसके लिए? पौधों के लिए। 66 है, शीत संबंधी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? इस लिपिड में क्या होता है? तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 67 में ये कह रहा है कि करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो किससे अलग किया जाता है? तो हल्दी से। किससे? हल्दी से करक्यूमिक। तो करक्यूमिक जो हल्दी में पाए जाने वाले एक फिनोलिक यौगिक होता है जो कैंसरग्रस्त ऊतकों के मरम्मत में सहायता करता है। इसी यौगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग पीला भी होता है। किसके कारण? करक्यूमिक तत्व के कारण। तो किससे प्राप्त हो गया? ये हल्दी से। अब 68 में, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समन। 69 है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझा जाते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन के कारण। किसके कारण? बाष्पोत्सर्जन। जब उनका बाष्पोत्सर्जन जो अधिक हो जाता है तो पानी की कमी होने के कारण उनकी पत्तियां जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, जिसको पौधे का विल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे का विल्टिंग यानी पौधे का मुरझाना। 70 है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग जो है पॉड सॉल के सुधार के लिए किया जाता है। किसके लिए? पॉड सॉल के सुधार के लिए। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है जो अधिकतर सिंचित मृदाओं के सुधारनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि लापरवाही नहीं बरती जाए तो समय के साथ सिंचित भूमि में लवण की मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रकार की मिट्टियों को खेती योग्य बनाने हेतु जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि लवण की मात्रा बढ़ने में क्या होता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो वही लिख रहा है पॉड सॉल के लिए। 71 है, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोसी भित्ति जो है पौधे के सेलों में पाई जाती है। किसमें? पौधे के सेलों में पाई जाती है सेलुलोसी भित्ति। 72 है, पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या है? तो पल्सर जो है तेजी से घूमने वाले तारे हैं। क्या है ये? तेजी से घूमने वाले तारे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तब 73 है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा जो है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा बोलेंगे। 74 है, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी। किसने ली थी? तो चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो किसने लिया था? तो ये लिया था किसने? लूना तृतीय ने। किसने लिया था? लूना तृतीय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, लूना तृतीय। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, HTML में टैग किसमें परिबद्ध है कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है कोणीय कोष्ठक के। किसके? कोणीय कोष्ठक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोणीय कोष्ठक। देखिए लिख रहा है इसका चिन्ह भी इस प्रकार का। तो किसमें टैग हो गया? HTML में। किसमें? HTML में। तो HTML जिसका पूरा नाम जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML।
इसमें जो परिबद्ध कुंजी हैं ये किसके बने होते हैं? कोणीय कोष्ठक के बने होते हैं। किसके? कोणीय कोष्ठक के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक जीके और जीएस के सारे प्रश्न को क्लियर किए हैं और इसमें हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक देखे हैं। तो इसमें आपका काम ये रह गया कि इसमें आप देखिएगा कि किस चैप्टर से प्रश्न को उठाया गया है और उस चैप्टर को जा करके आप किसी भी बुक में, टेक्स्ट बुक में आप उसको कंप्लीट कीजिएगा कि थोड़ा इसका विस्तार से क्लियर हो और तभी आपका पूरा क्लियर जो है मॉडल पेपर जो इस प्रकार पूरा आपका क्लियर समझा जाएगा। अन्यथा केवल इसको देखने से कोई फायदा अधिकतर हो मतलब विशेष फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप इससे संबंधित प्रश्नों को तैयार नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यही लास्ट करते हैं। जीके और जीएस वाले प्रश्न को सेट नंबर कितना थे? 19 था और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 20 को और उसके बाद इसमें कोई नया सेट को स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें एसपीडी का एक जो करेंट अफेयर्स उसको स्टार्ट किए हैं ताकि एग्जाम होते होते क्या किया उसको समाप्त कर दिया जाए। तो आप लगातार इससे जुड़े रह सकते हैं। तो एसपीडी का भी एक सेट केवल कंप्लीट हुआ है, एक वीडियो, और बाकी वीडियो जो है जल्दी इसमें आने वाला है। तो आप केवल इससे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप इसमें लगातार जुड़े रहिए, आपको इसमें फायदा जो है होता रहे, आपका एक सीट जो है क्लियर हो जाए। आपको इसमें जानकारी होगा या फिर जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें कुल फॉर्म की संख्या जो है अप्लाई किया गया है कितना? 24 लाख। कितना? 24 लाख। और सीटों की संख्या लगभग 12,199 है। लगभग क्या 12,199 इसको कहिए, आगे पीछे होने की संभावना तो बाद की बात है, लेकिन अभी 12,199 ही है। और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है इसके हिसाब से कि लगभग 200 से अधिक सीटों अधिक के कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का चयन जो है इसमें होने वाला है। कितने कैंडिडेट में से? 200 से अधिक कैंडिडेट में से मात्र एक का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 200 कैंडिडेट में आपको 199 कैंडिडेट को पीछे छोड़ करके और एक सीट आपको प्राप्त करना है। तो देखिए, तो 199 को पीछे छोड़ने के लिए आपको कितना अधिक मेहनत करना होगा। तो आप यही समझिए, इसमें आप समझ जाइए कि कितना अधिक आपको इसमें तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आप समय भी बहुत कम है, बस मात्र 2 महीना ही बचा है। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़ करके अपनी तैयारी को और तेज कर सकते हैं जिससे आपका एक सीट जो है कंफर्म हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है इसी का सेट नंबर 20 होगा। तब तक के लिए बाय।